स्टूडेंट, हमारा 6 टॉपिक चल रहा था हिंदी पेडागोजी का। तो आज भी मैं वही 6 टॉपिक आपका कंप्लीट कराने की कोशिश करूँगी। तो स्टूडेंट, हम लोग कहाँ पे थे? हमारा ये हो चुका था, क्या है ये, मौखिक भाव प्रकाशन शिक्षण के उद्देश्य, ये हमारे हो चुके थे। तो आज हमारा हिंदी पेडागोजी का 6 टॉपिक जो थोड़ा रह गया है, आज हम वही कंप्लीट करेंगे। आइए स्टार्ट करते हैं, लेकिन जो लोग नए हैं वो सब्सक्राइब कर दें और हम लोग शुरू करते हैं आज का टॉपिक 6 टॉपिक, जो कि है मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं। मौखिक आपको पता ही है, बोलना, बोलकर जो अभिव्यक्तियां व्यक्त की जाती हैं उनकी क्या विशेषताएं हैं। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं? पहले ये स्वाभाविकता, स्पष्टता, शुद्धता, बोधगम्य, सर्वमान्य भाषा, शिष्टता, मधुरता और प्रभावमयता, अवसरानुकूल, श्रोताओं के अनुकूल भाषा। ये इसके वो हैं ऑप्शन। इसमें आ सकता है शॉर्ट क्वेश्चन की मौखिक अभिव्यक्ति की विशेषताएं क्या हैं, तो इनमें से कोई भी ऑप्शन वो लोग दे सकते हैं। तो देखते हैं। स्वाभाविकता क्या है? बोलने में स्वाभाविकता हो, बनावटी बोली का प्रयोग हास्यास्पद हो सकता है। अब अस्वाभाविक भाषा वक्ता को अविश्वसनीय बना देती है, स्वाभाविक भाषा विश्वसनीय बनाती है। ये तो है ही, अगर कोई बन के बोलेगा तो वो अच्छा नहीं लगेगा सुनने में और थोड़ा हास्यास्पद, यानी कि हंसी का पात्र हो जाएगा। और जो नेचुरल होती है कि जैसे इंसान बोलता है उस पर वही सूट करता है। तो ये इसकी विशेषता है, किसकी है? मौखिक अभिव्यक्ति की। दूसरा है स्पष्टता। मौखिक अभिव्यक्ति का दूसरा गुण है स्पष्टता। बोलने में स्पष्टता होना अति आवश्यक है। जो बात कही जाए वह स्पष्ट व साफ होनी चाहिए। तीसरा है शुद्धता। बोलते समय शुद्ध उच्चारण होना चाहिए। अशुद्ध उच्चारण से अर्थ का अनर्थ हो जाता है। वही चीज़ है, अगर कोई सही से शब्द को नहीं बोलेगा तो वो समझने में दिक्कत आएगी और उसका अर्थ भी नहीं समझ आएगा। वही चीज़ है यहाँ। बोधगम्य। मौखिक अभिव्यक्ति से सरल व सुबोध भाषा का प्रयोग करना चाहिए। सर्वमान्य भाषा, अप्रचलित शब्दों के प्रयोग से वार्तालाप नीरस हो जाता है। जो शब्द डेली में यूज़ होते हैं और प्रचलित होते हैं, अगर उनका यूज़ किया जाए तो वार्तालाप समझ में भी आता है और रुचिकर लगता है। लेकिन आपने जो शब्द नहीं सुने हो तो वो फिर समझ में नहीं आता और उसे मन भी नहीं करता, बोरियत आ जाती है वहाँ पे। आगे है शिष्टता। वार्तालाप करते समय शिष्टाचार का ध्यान रखना चाहिए। अशिष्टता संबंधों को बिगाड़ देती है। शिष्टता मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है। आगे है मधुरता। मौखिक भाव प्रकाशन का एक अन्य गुण है मधुरता। कहा भी गया है, कोयल काकू देत है, कागा काकू लेत, वाणी के कारणेन मन सबको हर लेत। मीठी वाणी का प्रयोग कर मनुष्य किसी दुश्मन को भी अपना बना लेता है। तो यही चीज़ है कि कोयल की कितनी मीठी बोली होती है, ठीक है। और वैसे काली होती है वो, लेकिन उसकी बोली बहुत मीठी होती है, सुनने में अच्छी लगती है। और कौए की बोली नहीं अच्छी होती, काँव काँव करता है तो वो कर्णभेदी आवाज़ लगती है, तो नहीं अच्छी लगती। और मीठी वाणी बोलकर मतलब मीठा बोलकर इंसान दुश्मन को भी अपना बना लेता है। तो मधुरता होनी चाहिए मौखिक भाव प्रकाशन में, ठीक है। आगे है प्रभावमयता। विराम चिन्हों के उचित प्रयोग से अभिव्यक्ति में सम्यक गति आ जाती है, अतः मौखिक भाव प्रकाशन में उचित प्रभावमयता होनी चाहिए। ये भी वही है कि एकदम पढ़ रहे हो तो उसमें प्रभाव जैसे आना चाहिए, लय होनी चाहिए, वही चीज़ है। अवसरानुकूल। मौखिक भाव प्रकाशन की अन्य विशेषता है अवसरानुकूल भाषा का प्रयोग। हर्ष, उल्लास, सुख दुख, दया, करुणा, सहानुभूति, प्यार आदि भावों को अवसर के अनुकूल व्यक्त करते हैं। देखिए, जैसे कि हम वीर रस की कोई कविता पढ़ा रहे हैं और वहाँ पे हम वीर रस जैसा हमारा भाव नहीं आ रहा, या किसी दुख की कोई वो पढ़ा रहे हैं चैप्टर,
ठीक है, और वहाँ पे हमारा वीर रस जैसा भाव आ रहा है, तो वो चीज़ नहीं होनी चाहिए। जैसा अवसर है उसी के अनुकूल भाव आने चाहिए। आगे है श्रोताओं के अनुकूल भाषा। मौखिक अभिव्यक्ति के अन्य महत्वपूर्ण विशेषता यह है कि सुनने वाले कौन हैं, किस स्तर के हैं के अनुकूल ही भाषा का प्रयोग करना चाहिए। वही चीज़ है, अगर बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो उनके अनुकूल हमें शब्दों का प्रयोग करना चाहिए, ठीक है, और बड़े हैं तो उन्हीं के अनुकूल, और जैसे हम जहाँ पे पढ़ा रहे हैं या बोल रहे हैं उसी के अनुकूल हमें भाषा का चयन करना चाहिए। आगे है मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ। ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है। शॉर्ट क्वेश्चन में ये आ सकता है कि मौखिक अभिव्यक्ति कौशल की शिक्षण विधियाँ क्या हैं। तो इसमें देखिए वार्तालाप, सस्वर वाचन, प्रश्नोत्तर और आगे भी अभी होंगे, देखते हैं, पहले इन्हें देख लेते हैं। तो ये मौखिक अभिव्यक्ति की कौशल की शिक्षण विधियाँ कौन कौन सी हैं। पहले वार्तालाप, शिक्षण सामग्री या पाठ्य विषय पढ़ाते हुए अन्य मौक़ों पर छात्रों के साथ अध्यापक वार्तालाप करते हैं, अतः शिक्षक को चाहिए कि वह प्रत्येक छात्र को वार्तालाप में भाग लेने के लिए प्रेरित करे। वार्तालाप का विषय छात्रों के मानसिक बौद्धिक स्तर के अनुसार ही होना चाहिए, ठीक है, इसमें समझाने जैसा कुछ नहीं है। आगे देखते हैं सस्वर वाचन। पाठ पढ़ाते समय पहले शिक्षक को स्वयं आदर्श वाचन करना चाहिए, बाद में कक्षा के छात्रों से अनुकरण वाचन या सस्वर वाचन कराना चाहिए। सस्वर वाचन से छात्रों की झिझक व संकोच खत्म होता है। सस्वर वाचन मैंने बताया था आपको, आदर्श वाचन भी बताया था। आदर्श वाचन वो होता है जो टीचर पढ़ता है, उसके बाद अनुकरण वाचन बच्चे जो उसका अनुकरण करते हैं और जो शिक्षक पढ़ाता है उसी को वह दोहराते हैं। और सस्वर वाचन वह भी टीचर के साथ ही होता है और आवाज़ के साथ होता है, पढ़ा जाता है। प्रश्नोत्तर सामान्य विषयों पर पाठ्य पुस्तकों से संबंधित पाठों पर प्रश्न पूछने चाहिए। अगर छात्रों का उत्तर अपूर्ण या अशुद्ध है तो सहानुभूतिपूर्ण ढंग से उत्तर को पूर्ण व शुद्ध कराया जाए। जो शिक्षक ने पढ़ाया है उससे संबंधित प्रश्नों को पूछना चाहिए छात्रों से, जिससे शिक्षक को पता चले कि छात्रों की समझ में कितना आया है, और अगर वो छात्र कहीं गलती करते हैं तो उसे शुद्ध करना चाहिए, यानी कि उसका आंसर सही से देना चाहिए। पता नहीं कैमरे में क्या हो गया है, अपने आप ही बंद हो गया बीच में और अब चालू हुआ है तो फिर ब्लर हो गया है। थोड़ा सा वेट करते हैं, शायद आ जाए, देखते हैं। लेखन कौशल के गुण आपको दिखाई नहीं देगा, अगर हाँ अब दिखाई दिया है। चलिए शुरू करते हैं। लेखन सुंदर, स्पष्ट एवं सुडौल हो, उसमें प्रभावशीलता एवं क्रमबद्धता हो, विषय शिक्षण सामग्री उपयुक्त अनुच्छेदों में विभाजित हो, भाषा एवं शैली में प्रभावोत्पादकता हो, भाषा व्याकरण सम्मत हो, अभिव्यक्ति संक्षिप्त, स्पष्ट तथा प्रभावोत्पादक हो। ये देखिए लेखक कौशल के गुण दिए हुए हैं, इसमें से कोई भी ऑप्शन में आ सकता है, शॉर्ट क्वेश्चन बन सकता है। हम लोग जल्दी जल्दी कराते हैं, इसमें कुछ समझाने जैसा नहीं है। फिर भी समझ ना आए तो आप लोग मेरे को बता दीजिएगा, मेरे कैमरे में बहुत दिक्कत हो रही है इसलिए मैं जल्दी जल्दी करा देती हूँ। आगे देखते हैं लेखन शिक्षण की प्रविधियाँ। मॉन्टेसरी विधि। मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ तीनों के समुचित प्रयोग पर बल दिया। ये देखिए ये शॉर्ट क्वेश्चन बन रहा है बहुत अच्छा कि मॉन्टेसरी ने किस पे बल दिया है। तो मॉन्टेसरी ने लिखना सिखाने में आँख, कान और हाथ पर बल दिया है, समुचित प्रयोग पर बल दिया है। और ये मॉन्टेसरी विधि की बात हो रही है, ठीक है। ये क्या है, लेखन शिक्षण की विधियाँ हैं ये। अगर ये क्वेश्चन बन के आए कि लेखन शिक्षण की विधियाँ कौन सी हैं, तो भी आप इसे ऐसे कर सकते कि मॉन्टेसरी विधि भी आ सकता है, रूपरेखानुकरण विधि भी आ सकता है, ठीक है। और अगर खाली ये मॉन्टेसरी विधि के बारे में आए तो ये भी आ सकता है कि उसने किस पे बल दिया है। तो लिखना सिखाने के लिए आँख, कान और हाथ पर बल दिया है, ठीक है। आगे देखते हैं। उसके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा, दिखाई भी तो नहीं देता, इतना मुड़ जाता है ना पेज। एक मिनट रुकिए, एक मिनट।
हाँ ठीक है। उसके मतानुसार पहले बालक को लकड़ी अथवा गत्ते या प्लास्टिक के बने अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, फिर उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाना चाहिए। पेंसिल प्राय रंगीन होनी चाहिए, इसी कारण बालक अक्षरों के स्वरूप से परिचित होकर उन्हें लिखना सीख जाता है। तो इनका जो ये दिया हुआ है ना कि पहले लकड़ी या गत्ते के या प्लास्टिक के अक्षरों पर उंगली फेरने को कहा जाए, जिससे उनका आकार उन्हें पता चल जाएगा। उसके बाद उन्हें पेंसिल को उन्हीं अक्षरों पर घुमाया जाए, ठीक है। और पेंसिल कैसी होनी चाहिए? कलरफुल, तो बच्चे जल्दी सीख जाते हैं। ये कौन सी है? मॉन्टेसरी विधि के बारे में बात हो रही है, ठीक है। आगे है रूपरेखानुकरण विधि। इस विधि में शिक्षक श्यामपट्ट यानी ब्लैकबोर्ड या स्लेट पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य या वर्ण उभर आए। इस प्रकार अभ्यास के माध्यम से वह वर्णों को लिखना सीख जाता है। ये जो विधि है रूपरेखानुकरण विधि, तो इसमें क्या होता है, ब्लैक बोर्ड हो या स्लेट हो, उस पर चौक या पेंसिल से बिंदु रखते हुए बिंदियां बना देते हैं। उसके बाद शब्द या वाक्य लिख देता है और छात्रों से उन निशानों पर पेंसिल से लिखने के लिए बोलता है, जिससे शब्द, वाक्य, वर्ण उभर आए। और इसके अभ्यास से बच्चे जल्दी वर्ण को लिखना सीख जाते हैं, ठीक है। आगे है स्वतंत्र अनुकरण विधि। इसमें क्या है, शिक्षक इस प्रविधि में श्यामपट्ट अभ्यास पुस्तिका या स्लेट पर अक्षरों को लिख देता है। छात्रों को कहा जाता है कि उन अक्षरों को देखकर उनके नीचे स्वयं इसी प्रकार के अक्षर बनाए। प्रारंभ में बच्चे इस विधि से लिखना सीखते थे। पहले ये विधि बहुत यूज होती थी कि स्वतंत्र अनुकरण विधि, ठीक है। इसमें क्या होता था कि वो ब्लैक बोर्ड पर लिख देता था या फिर अभ्यास पुस्तिका पर या स्लेट पर लिख देता था और छात्रों को कहा जाता था कि उन अक्षरों को देखकर वे उसी तरह के अक्षर बनाए, ठीक है। आगे है जैकोटॉट विधि। इस प्रणाली या विधि में शिक्षक छात्रों द्वारा पढ़े हुए वाक्य को स्वयं लिखकर छात्रों को लिखने के लिए दे देता है। छात्र एक एक करके शब्द लिखकर अध्यापक द्वारा लिखित शब्द से मिलाते हुए स्वयं संशोधन करते चलते हैं और पूरा वाक्य लिखने के पश्चात शिक्षक मूल वाक्य को बिना देखे हुए उन्हें लिखने को कहता है। छात्र स्वयं लिखते हैं। ये विधि है, ये आप विधियों के अंदर का याद कर लीजिएगा कौन कौन सी विधि में क्या क्या होता है, ठीक है। ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ जाते हैं। अनुलेख। सुंदर लिखावट के लिए प्रतिलेख और अनुलेख का भी आश्रय लिया जाता है। अनुलेख का अर्थ होता है किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। ये ध्यान रखिएगा कि अनुलेख का क्या अर्थ है, ये शॉर्ट क्वेश्चन में आ सकता है। तो इसमें आंसर आएगा किसी लिखावट के पीछे या बाद में लिखना। अनुलेख के लिए अभ्यास पुस्तिका की प्रथम पंक्ति में मोटे या सुंदर ढंग के अक्षर, शब्द या वाक्य लिखे जाते हैं। उनके नीचे की पंक्तियां रिक्त रहती हैं यानी खाली रहती हैं। इस विधि में छात्र छपे हुए अक्षरों के नीचे देखकर स्वयं अक्षर बनाता है। अनुलेख का प्रारंभिक कक्षाओं में विशेष महत्व है। कक्षा 3 तक अनुलेख का अभ्यास कराना चाहिए, वो छोटी क्लास होती है ना, इसलिए। आगे है श्रुतलेख। श्रुतलेख सुना हुआ लेख है। इस विधि में अध्यापक बोलता जाता है, छात्र सुनकर अभ्यास पुस्तिका या तख्ती पर लिखता जाता है। श्रुतलेख में सुंदर लिखावट का महत्व नहीं है, महत्व भाषा की शुद्धता का हो जाता है। श्रुतलेख वर्तनी शिक्षण के लिए आवश्यक है। सुनकर लिखने में एक निश्चित गति से लिखने का अभ्यास हो जाता है। तो ये था हमारा 6 टॉपिक जो कि आज फिनिश हो गया है। कल हम अपना 7 टॉपिक जो भी होगा हमारा वो हम स्टार्ट करेंगे। 6 टॉपिक काफ़ी लंबा था, इसीलिए इसमें 3 दिन लग गए। फिर देखते हैं हमारा 7 टॉपिक क्या है
7 है भाषा बोधगम्यता में प्रवीणता का मूल्यांकन। तो हम अपना जो नेक्स्ट वीडियो का हम अपना 7 टॉपिक का बनाएंगे। और ये 6 टॉपिक आज मैंने फिनिश करा दिया। आप इसे अच्छे से याद करिए और अच्छे से इसके शॉर्ट क्वेश्चन देख लीजिए। जो भी उसमें बीच बीच में क्वेश्चन बन रहे हैं, जो मैंने विधियां कराई हैं उसमें क्वेश्चन बन रहे हैं, उन्हें अच्छे से याद करिए। क्योंकि बिल्कुल क्या होता है, हम लोग सोचते हैं अरे ये तो बड़ा आसान है, इसे तो हम ऐसे ही कर लेंगे, लेकिन ऐसा नहीं होता। इतने मिलते जुलते वो आपको ऑप्शन देंगे कि आप लोग कंफ्यूज हो जाएंगे। जब तक आपको बिल्कुल याद नहीं होगा तब तक आप ऑप्शन पे राइट नहीं कर पाएंगे। इसीलिए आपको अच्छे से ये चैप्टर पढ़ने हैं, तभी आप ऑप्शन पे सही ऑप्शन पे राइट कर पाएंगे। तो जो लोग नए हैं सब्सक्राइब करिए, लाइक शेयर कमेंट करते रहिए। आपके लाइक बहुत कीमती है मेरे लिए। और हम आगे भी ऐसे ही और भी अपना कोर्स कंप्लीट करते जाएंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।